नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट का हल। विषय हिंदी से शुरू करते हैं बच्चों। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मानव समाज ने विकास के पथ पर कई उपलब्धियां प्राप्त की है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समय के साथ अभी भी नहीं बदली हैं। इनमें सबसे प्रमुख है मानवता। मानवता वह भाव है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु, सहृदय और संवेदनशील बनाता है। यही वह मूल्य है जो हमें पशु और मनुष्य के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। रामनगर गांव की कहानी भी इसी बात का उदाहरण है। एक छोटा सा गांव जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार बनते थे। वहां एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन हाल के वर्षों में सूखे की वजह से उसकी खेती अच्छी नहीं हो पाई थी। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन रामलाल के खेत में काम करते समय उसकी तबीयत खराब हो गई। गांव के सभी लोग यह जानकर रामलाल की मदद के लिए दौड़े। बिना किसी स्वार्थ के वे लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए और उसकी देखभाल में जुट गए। गांव के प्रधान ने डॉक्टर की सारी फीस भी खुद ही भर दी। रामलाल की हालत अब बेहतर थी। कुछ समय बाद जब उसने गांव वालों से अपने मदद की बात की तो वे लोग बोले, यह कोई एहसान नहीं बल्कि मानवता का धर्म है। जब एक व्यक्ति संकट में हो तो उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, लेकिन मानवता का मूल्य कभी कम नहीं होता। कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मानवता है। यह हमें न केवल सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे भीतर एकता और सहानुभूति के भाव को भी जागृत करता है। अब इस गद्यांश के आधार पर बच्चों हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी? अत्यधिक काम करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है बच्चों। रामलाल की तबीयत अत्यधिक काम करने के कारण खराब हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? डॉक्टर को बुलाकर, रामलाल को पैसे उधार देकर, डॉक्टर की सारी फीस भरकर, रामलाल के खेतों की देखभाल करके। डॉक्टर की सारी फीस भरकर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है? मानवता का असली धर्म क्या है? संकट में दूसरों की मदद करना, दूसरों की आलोचना करना नहीं, स्वार्थ में से काम लेना नहीं, दूसरों से दूर रहना नहीं, संकट में दूसरों की मदद करना। फिर आगे बच्चों, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी? क्यों खराब हो रही थी? इसी का फसल की कमी के कारण। बार बार फसल की कमी होती जा रही थी, जिसके कारण रामलाल की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? गद्यांश का मुख्य संदेश है समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा भी पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आज की तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और घरेलू उपकरण कचरे में बदल जाते हैं। अधिकांश ई कचरा उचित निपटान
बिना फेंका जाता है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। ई कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियम और अन्य खतरनाक रसायन होते हैं जो भूमि और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। जब ये रसायन जमीन में रिसते हैं या जल स्रोतों में मिलते हैं तो ये न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं बल्कि पेयजल को भी विषाक्त बना सकते हैं। इसके अलावा जब ई कचरा जलाया जाता है तो यह हानिकारक गैसों को वातावरण में छोड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और सांस से संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। हालांकि इस समस्या को कम करने के लिए कई देशों और कंपनियों ई कचरे के निपटान और रिसाइकलिंग के बेहतर तरीके अपना रही हैं, फिर भी हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सीधे कचरे में फेंकने की बजाय उन्हें रिसाइकल सेंटर में भेजें या ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने जो पुराने उपकरणों को फिर से इस्तेमाल करने के प्रयास करते हैं। इसके अलावा ई कचरा कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम नई तकनीकी वस्तुओं की खरीदारी सोच समझकर करें। अनावश्यक रूप से नए उपकरणों को खरीदने से बचें और जहां तक हो सके पुराने उपकरणों का रखरखाव कर उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करें। ई कचरा प्रबंधन में सही कदम उठाकर हम पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। आखिरकार यह भी एक कदम है हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण और अन्य विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने की दिशा में। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है इस गद्यांश से संबंधित। ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही है? अधिक उपकरणों का उत्पादन कर रही है? नहीं। ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके बना रही है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है बच्चों। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7। ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं? क्या हानि हो सकती है? मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 8वां लेते हैं। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। तो मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9वां नंबर देखते हैं। आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता है। आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? क्या कदम उठाना चाहिए? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ई कचरे को कचरे में फेंकने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नहीं। ई कचरे को कहीं भी फेंकने की सलाह देना चाहिए? नहीं। लोगों को पुराने उपकरणों को जलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नहीं। ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है बच्चों। अब लेते हैं 10वां। ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए? पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। अब है प्रश्न 11। आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम नहीं कर रहा है। इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? क्या होगा सबसे अच्छा तरीका? यहां देखिए, उसे जलाएं? नहीं। उसे कचरे में फेंक दें? नहीं। उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दें? रिसाइकलिंग सेंटर में दें। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसे किसी नदी में डाल दें? यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे
गद्यांश नंबर 3 है। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 12 से 15 तक उत्तर दीजिए। नदियों मानव जीवन का आधार रही हैं। नदियां क्या है? मानव जीवन का आधार रही हैं। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण नदियों द्वारा जल, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी और परिवहन की सुविधा प्रदान करना रहा है। नदी के किनारे बसी सभ्यताएं प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुई हैं। मिस्र की नील नदी, भारत की गंगा और यमुना जैसी नदियों ने दुनिया की कई प्रमुख सभ्यताओं को जीवन दिया। नदियों ने केवल मानव के लिए जल और संसाधन ही नहीं दिए, बल्कि व्यापार और यातायात का साधन भी रही हैं। कई शहर और गांव नदियों के किनारे बसे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। भारत में गंगा नदी का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे एक मां के रूप में पूजा जाता है। गांव गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सरस्वती जैसी नदियों को भी पवित्र माना गया है। इन नदियों के तट पर अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जो भारतीय समाज की आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा हैं। नदियों का प्राकृतिक महत्व भी अत्यधिक है। ये न केवल हमारे जीवन के लिए जल का स्रोत हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी आवश्यक हैं। नदियां मृदा को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे कृषि का विकास होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नदियों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी जैसी नदियां लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती हैं और भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। लेकिन आज नदियां विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन और घरेलू कचरे से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा। साथ ही यह जलीय जीवन के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। जल में घुलित विषाक्त पदार्थ मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए खतरा बन गए हैं। इसके अलावा अवैध खनन और रेत खनन भी नदियों के प्रवाह को बाधित कर रहा है, जिससे नदियों की प्राकृतिक धारा में बदलाव आ रहा है। तो अब चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यता क्यों विकसित हुई? अच्छा, इसके ऊपर और गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं बच्चों। आज नदियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यदि हम नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रखते तो इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमें जल संरक्षण के महत्व को समझना होगा और नदियों की स्वच्छता के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नदियों का संरक्षण और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से नदियों का जल स्तर घट रहा है और कई नदियां सूखने के कगार पर हैं। नदियों का संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, नदियों में कचरा और रासायनिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही नदियों की सफाई अभियान में भाग लेना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से ही हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं और उन्हें फिर से जीवनदायिनी बना सकते हैं। अब लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई? नदियां धार्मिक स्थलों के लिए महत्वपूर्ण थी नहीं। नदियां और जल उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। नदियां केवल व्यापार के लिए उपयोगी थी। नदियों का धार्मिक महत्व था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है बच्चों। नदियां जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। प्राचीन सभ्यताएं
क्यों विकसित हुई? क्योंकि वहां जल और उपजाऊ मिट्टी थी, तो वहां पर नदियों के किनारे लोग आकर बसते थे। अब आएगा प्रश्न नंबर 13। गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है? क्या धार्मिक महत्व है? यह सबसे लंबी नदी है? नहीं, इसे मां के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों यहाँ पर। अब आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 14। नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? बारिश की कमी? नहीं, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट। अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 15। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नदियों में केवल साफ पानी डालना चाहिए? नहीं। फिर नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। अब बढ़ते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारे भोजन का अभिन्न अंग फल और सब्जियां हमारी थाली तक कैसे पहुंचते हैं? कि जो हम खाते हैं फल और सब्जियां हमारी थाली तक कैसे पहुंचते हैं? इसके पीछे एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें तितलियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तितलियां अपने आकर्षक पंखों के सौंदर्य से इतर एक अद्वितीय जैविक संतुलन स्थापित करती हैं। जब तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो उनके पंखों और शरीर पर सूक्ष्म पराग कण चिपक जाते हैं। ये पराग कण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे पौधों में बीज निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान समय में तितलियों की घटती संख्या गहन चिंता का विषय बन गई है। कृषि में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों और तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, जिससे परागण प्रक्रिया बाधित हो रही है। इस स्थिति ने हमारे खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को संकट में डाल दिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें अधिक पर्यावरण मित्र कृषि प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। कीटनाशकों का संयमित उपयोग, तितलियों के लिए अनुकूल बागानों की स्थापना और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सतर्कता और सक्रियता से इन उपायों को अपनाएं तो न केवल हम तितलियों की रक्षा कर सकेंगे बल्कि एक स्थायी पर्यावरणीय तंत्र की स्थापना में भी सहयोगी होंगे। अब लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है? क्या है प्रमुख कारण? जलवायु परिवर्तन? नहीं। वनों की कटाई? नहीं। कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग? ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। अब आगे है 18वां प्रश्न, परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है? किस पर प्रभाव पड़ता है बच्चों? वनों का विस्तार? नहीं। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन पर? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, तितलियों को संरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? कीटनाशकों का अधिक उपयोग? नहीं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना? नहीं। तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना, उनके लिए अलग से बागानों की स्थापना करना या ऐसे बागानों की स्थापना करना जो तितलियों के लिए अनुकूल है। अब प्रश्न 20वां है बच्चों, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाई जानी चाहिए या अपनानी चाहिए? तो देखिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। रासायनिक कीटनाशक आधारित प्रणाली? नहीं। पारंपरिक कृषि प्रणाली? नहीं। पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली? ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों।
प्रश्न नंबर 16 है, तितलियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? 16 प्रश्न छूट गया था, ले लेते हैं। जल चक्र में, परागण में, मृदा संरक्षण में या जैविक अपघटन में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है बच्चों, परागण में।